नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, ख़ासकर हम आपको ये बता दें, हमारा ये प्रोग्राम बीमारियों के सिलसिले से है कि आज जिस तरीक़े से समाज में और इस मुआशरे में बीमारियों ने लोगों को अपनी ज़द में ले लिया है, तो हमें इन बीमारियों से कैसे निजात मिले, कैसे छुटकारा पाएँ। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे एरा मेडिकल कॉलेज के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद साहब और डॉक्टर फजल करीम साहब से, जो हमें बताएंगे कि आखिर हार्ट डिजीज़ क्यों होती हैं और हार्ट में प्रॉब्लम क्यों होती है। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आप लोग माशाल्लाह हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और ना जाने कितने ही केस रोज़ सॉल्व करते हैं और लोगों को ज़िंदगी देते हैं, क्योंकि डॉक्टर इंसान की ज़िंदगी को बचाता है। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे हार्ट के सिलसिले से। ये हमारा पहला एपिसोड है और इंशाल्लाह जितने भी एपिसोड्स होंगे हम उसमें हर बार नाज़रीन एक नए डॉक्टर के साथ, एक नए स्पेशलिस्ट के साथ बैठेंगे और हर नई बीमारी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मौसम है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जिस तरीके से देखा गया है कि हार्ट प्रॉब्लम हर मौसम में लोगों को होती रही है, और हम इसको अगर यूँ देखें कि आज जिस तरीके से एक लाइफ स्टाइल हो गया है लोगों का, रहन सहन खान पान बदल चुका है और एक मौसम की मार कहें, अगर ये दोनों फैक्टर्स देखें तो हार्ट प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? मौसम की वजह से है या फिर जो लाइफ स्टाइल है लोगों का उसकी वजह से? डॉक्टर साहब, फजल साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, आप जवाब। हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यानी ये एक बहुत अहम मुद्दा है इंसान की सेहत, और हिंदुस्तान के अंदर यानी ये सेहत की जो मार है लोगों के ऊपर बीमारियों की, यानी लैंसेट के अंदर ये चीज़ पब्लिश हुई कि लाखों हिंदुस्तान के अवाम के लोग गुर्बत में उनकी ज़िंदगी तब्दील हो रही है बीमारियों की वजह से। और बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि इंसान को अपनी सेहत के बारे में नॉलेज ना हो। बिल्कुल सही कहा। और हार्ट डिजीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जिस तरह से हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनते जा रहा है जी, इसी तरह से हार्ट की बीमारियों में भी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में 2030 तक नंबर 1 हो जाएगा। ये हार्ट डिजीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लाइफस्टाइल का है। बिल्कुल सही। जो लाइफस्टाइल है, पुराने ज़माने के अंदर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होती थी, और इस ज़माने के अंदर हम सब की लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई है। बिल्कुल सही कहा, काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई जी। यानी हम ये बताना चाहेंगे कि वो लाइफस्टाइल जिसमें दिन भर में एक बार भी इंसान पसीना ना बहाए, बिल्कुल, अगर कोई ज़िंदगी ऐसे गुजार रहा है तो उसकी ज़िंदगी सेडेंटरी है। तो एक्सरसाइज की लैक, कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी ज़िंदगी से एक्सरसाइज निकल गई। हमारी डाइट के अंदर बहुत चेंजेस आ गए। जो डाइट है हमारी, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कैलोरी रिच डाइट हो गई है, और वेट हम अपना नहीं मेंटेन कर पाते हैं। ओबेसिटी की एक एपिडेमिक है, डायबिटीज़ की एक एपिडेमिक है, स्ट्रेस, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आजकल, और जो फूड चेन के अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, अडल्टरेटेड फूड, ये सारी चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है जी। और मौसम की इफ़ेक्ट इंसान के हार्ट पे होती है। बिल्कुल सही कहा जी। यानी एक यूनाइटेड किंगडम में एक स्टडी हुई, उसके अंदर ये पाया गया कि सर्दियों के मौसम में जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, हर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के कम होने पर 200 एक्स्ट्रा हार्ट अटैक्स होते हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि सर्दियों के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी वजह यह है कि इंसान के जिस्म के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स की मिकदार बढ़ जाती है जो कि हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कराती हैं। और तीसरी एक वजह है, यानी और इस पे काफ़ी रिसर्च इस वक्त चल रही है दुनिया भर के अंदर, कि विटामिन डी के लेवल्स कम हो जाते हैं जी, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता, लोग इंडोर्स रहते हैं, और लो विटामिन डी लेवल्स ये क्या कहते हैं, हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करने में एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है, क्योंकि विटामिन डी एक बहुत अहम हार्मोन है, और इसके यानी जिस्म के हर हिस्से को हेल्दी रखने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। बहुत बड़ी बात। तो क्या ये विटामिन डी हमें खासकर धूप से ही मिलता है? ये जो कुदरती तरीका है इसका कि धूप, सनलाइट एक्सपोजर से विटामिन डी स्किन में बन जाती है जी।
जी। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मिल्क में अगर वो फोर्टिफाइड है तो विटामिन डी लेवल्स, उसमें विटामिन डी मिल जाते हैं। और फिर आप विटामिन डी की लेवल अपनी चेक करा सकते हैं, अगर वो लो है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी लिया जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। यानी ये सारे प्रिकॉशंस हैं, ये सारे जो आपने बताया कि एक्सरसाइज ना करना, आज जिस तरीके से देखा गया है समाज में कि खिलाई पिलाई खान पान भी बदल चुका है, ऑयली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, फास्ट फूड वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो ये भी सब क्या चीज़ें हैं, मतलब हार्ट प्रॉब्लम होने के सिम्टम्स हैं इससे भी? ऑयल और जो हमारे कुकिंग की मेथड है और ये जो फास्ट फूड्स का इतना कल्चर चल गया है और स्पेशली पैकेज्ड फूड, ये तो बिल्कुल यानी इसके ये प्रूवन है कि ये इंसान की सेहत के लिए हार्मफुल है। डॉक्टर शाह साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके से हार्ट प्रॉब्लम के बारे में अभी मैंने डॉक्टर फजल साहब से पूछा, आपने बखूबी बताया कि ये चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करें और इन चीज़ों से हार्ट अटैक हो सकता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम होने में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? जी, हार्ट फैक्टर में बेसिकली वो हम उनसे कहते हैं कि रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। जो पेशेंट्स में ज़्यादातर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, एक स्मोकिंग या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ डिस्लिपिडेमिया जिसको बोलते हैं, और पांचवा फैक्टर है कि फैमिली हिस्ट्री हो। ये 4-5 फैक्टर हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जिस पेशेंट में ये सब डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हार्ट डिजीज़ डेवलप होने के। और यंग पेशेंट्स में स्पेशली जो स्मोकिंग करते हैं और बाकी सब चीज़ें उनकी ठीक है, उनका भी काफ़ी खतरा रहता है हार्ट डिजीज़ में। और कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको बिल्कुल बहुत ही कम उम्र में हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ये ख्याल रखना, अगर किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, इन दो बीमारियों की ऐसी प्रॉब्लम है कि मरीज़ को सिम्टम्स नहीं होते हैं, उसको लगता है मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कोई परेशानी है नहीं, और वो कंट्रोल नहीं करता, और ये दे आर साइलेंट किलर्स। वो अंदर से ही जो है हार्ट की डिजीज़ डेवलप हो जाती है और उसको पता नहीं चलता और अचानक एक दिन हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इनका काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करना है। और ये बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं। मरीज़ को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमने दवा खाई, आज शुगर ठीक आ गया, या ब्लड प्रेशर आज ठीक आ गया, हम दवा बंद कर दी। तो ये इस कन्फ्यूजन में ज़्यादातर पेशेंट परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं। हमारा सजेशन है सब लोगों से कि जिसका डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो, ये बीमारियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन इनका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकेशन से भी और लाइफस्टाइल से भी। और इनका ये नहीं कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि ये बीमारियाँ ठीक हो गई। ये हमेशा इस पे मेहनत करनी है। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का। दवा के अलावा इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, तभी जाके ये कंट्रोल में रहेंगे। उससे स्मोकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको रोकना है। और तीसरा, कुछ पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री होती हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, और रूटीन चेकअप्स कराने होते हैं। तो ये 4-5 फैक्टर हैं जो जिससे हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है। और जिसमें ये चीज़ पाया गया तो उसको काफ़ी एहतियात बरतना चाहिए कि हमें डायबिटीज़ है, हमें ब्लड प्रेशर है, या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या हम स्मोकिंग कर रहे हैं, या हमारी फैमिली हिस्ट्री है। तो अगर किसी भी पेशेंट को ये हो तो उसको खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें हार्ट डिजीज़ डेवलप हो सकती है। तो इन बीमारियों को दवाओं के अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का काफ़ी रोल है। ख़ासतौर किसी का इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। वज़न क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो खाना बहुत खाता है और लेकिन कुछ करते नहीं। जो अक्सर लोग आजकल कर रहे हैं कि ऑफिस वर्क कर रहे हैं और फिर डाइट बराबर ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका वज़न बढ़ता है, उसी से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह हो जाता है। तो इसके लिए एक फिक्स्ड होना चाहिए लाइफस्टाइल कि आदमी रोज़ वॉक करे और कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर ले, अपना वेट नहीं बढ़ना चाहिए बस, ठीक है ना। ये सब रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाई करने पड़ते हैं, तभी जाके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत खूब। यानी वेट पर ज़्यादा ध्यान देना है कि जिस तरीके से खान पान कर रहे हैं कि ऐसा खान पान ना हो और ऐसी डाइट इस्तेमाल ना करें जिससे हमारा वेट बढ़े। यानी अगर हेल्दी रहना है तो उसके लिए हमें डाइट पर कंट्रोल करना होगा और सही डाइट लेना होगा। जी, और डॉक्टर साहब जी बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर साहब, हमारा आपसे सवाल है कि एक एज फैक्टर जो देखा गया है खासकर कि एक लोगों का एक मंतिक हो गई है कि जनाब 60 अबव या 50 अबव हो गए तो
एज फैक्टर है कि अब हार्ट प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी कुछ न्यूज़पेपर में ही एक मैंने खबर देखी और इंटरनेट पे व्हाट्सएप भी आया लोगों को कि माँ के पेट में बच्चे के हार्ट फेल हुआ। तो क्या एज का फैक्टर है या फिर हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है? हार्ट अटैक का रिस्क जो होता है ये एज के साथ बढ़ता है। यूजुअली हार्ट डिजीज़ यानी कहते हैं कि मेल्स में 55 इयर्स के बाद और फीमेल्स में 45 इयर्स के बाद इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो चीज़ सामने उभर कर आ रही है इस ज़माने के अंदर कि यंग एज में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। जी, इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन इन द यंग। जी, और ख़ुसूसी तौर से हमारे मुल्क के अंदर चूँकि ये स्टडीज़ ने शो किया कि हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है हार्ट डिजीज़ के लिए, और जो लाइफस्टाइल इवॉल्व हो रही है कि ओबेसिटी, स्मोकिंग और स्ट्रेस, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक की इंसिडेंस यंग पेशेंट्स में बढ़ती जा रही है। हालांकि यानी हमने अब 18 साल की उम्र में भी देखा कि हार्ट अटैक के मरीज़ आते हैं। बिल्कुल सही। और जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो इस वक्त हमारे पास आ रहा है वो 30 to 45 इयर्स का है। जी, जो अक्यूट एमआई के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं, जो एज ग्रुप ये एक बहुत, और चूँकि इस एज ग्रुप में लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि हम हार्ट के भी मरीज़ हो सकते हैं, तो फिर वो अपने बहुत सारे सिम्टम्स इग्नोर करते हैं। यानी हमारे पेशेंट्स को 2-2 महीने से चेस्ट पेन हो रहा होता है, लेकिन वो चूँकि उनको अंदाज़ा नहीं होता तो वो ये समझते हैं कि ये गैस की पेन है और उसको इग्नोर कर देते हैं, और फिर एक दिन अचानक वो बिल्कुल फुल फ्लेजेड हार्ट अटैक के साथ आ जाते हैं। यानी पिछले माह ही हमने कम से कम ऐसे 5-6 मरीज़ देखे। यंग एज ग्रुप के लोग हैं, वो अपने सिम्टम्स को हार्ट से कोरिलेट नहीं कर पाते, तो वो इग्नोर करते हैं। हालांकि वार्निंग साइंस आती हैं, ऐसा नहीं है कि वार्निंग साइंस नहीं आती, उनको वार्निंग साइंस आते रहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ये हार्ट रिलेटेड नहीं है। तो हम ये मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे कि अगर किसी को बार बार पेट पे भारीपन आता है, या स्पेशली खाना खाने के बाद भारीपन आता है, या चेस्ट की हेवीनेस होती है, या सीने में जलन होती है, तो अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि फिजिशियन प्रॉपरली असेस कर ले। असेसमेंट और इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। हम ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के ज़रिए से अपना इलाज ना करें। बिल्कुल, आजकल ये माशरे में बहुत देखने को मिल गया है डॉक्टर साहब, ख़ासकर नाजरीन से मैं मुखातिब हूँ कि सही दवा नहीं लेना। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर हमको स्वस्थ रहना है और एक सही ज़िंदगी गुजारना है तो एक अच्छा डॉक्टर और अच्छी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, हमारा आपसे सवाल है कि क्या हम कैसे महसूस करें, क्योंकि हम तो नॉर्मली ज़िंदगी जी रहे हैं, हमको पता भी नहीं है कि हम हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं? हार्ट पेशेंट्स के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे ज़रूरी है चेस्ट पेन। जी। तो ऐसा लगेगा आदमी को कि उसका जो है चेस्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ दर्द हमेशा हो। ऐसा लगेगा कि कुछ हेवीनेस हो रही है, कुछ भारीपन हो रहा है, या हार्ट पे कुछ, चेस्ट पे कुछ वज़न सा आ रहा है, प्रेशर सिम्टम, या पेन नेक में भी हो सकता है, जाव में भी हो सकता है, लेफ़्ट आर्म में भी हो सकता है। ये सब अलामात हो सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट पेन हो रहा है। इवन जो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, गैस। जो पेट का दर्द हो रहा है ऊपर वाला, तो उसको खास ख्याल रखना चाहिए, वो नेगलेक्ट हो जाता है। लोग उसके लिए लोकल मेडिसिन ले लेते हैं, वो समझते नहीं कि हार्ट का मेडिसिन हो सकता है। और चलने फिरने से अगर किसी का भारीपन बढ़ रहा है, सीने का दर्द बढ़ रहा है, या सांस फूल रही हैं, ये हार्ट का इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है। या अचानक बैठे बैठे सांस फूल गए, तो ये सब चीज़ें पेशेंट को समझनी चाहिए कि ये हार्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं। इवन नेक का पेन भी हार्ट का सिम्टम हो सकता है, और पेट का पेन भी हार्ट का सिम्टम हो सकता है। तो ये अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सिर्फ यहाँ जब दर्द होगा तभी हार्ट का दर्द होगा, तो इसी चीज़ में बहुत सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो इसलिए हर पेन को, चाहे नेक का पेन हो, या जाँ का पेन हो, या पेट का पेन हो, उसको सीरियसली लेना चाहिए। ख़ासतौर पर जो पेशेंट डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, ओल्ड एज हैं, उनको ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ में पता भी नहीं चलता है कि तेज़ पेन कब हो गया। बिल्कुल। ठीक है ना। इन सारे सिम्टम्स को अच्छे से दिखाना चाहिए किसी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग जो ऐसे सिम्टम्स के लिए खुद मेडिसिन ले लेते हैं,
तो उसी से सारे प्रॉब्लम हो जाती हैं। या ऐसी जगहों पे जाते हैं जो क्वालिफाइड नहीं, उनको कहते हैं कि ये दवा ले लो और ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद जब तो अगर किसी को इस तरह का कोई सिम्टम हो, वो जल्द से जल्द किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास या किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में अपने आप को चेक कराना चाहिए। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे ऐसी प्रॉब्लम में, जब ऐसी जो डॉक्टर साहब ने भी बताई बात, कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ख़ास ध्यान कैसे रखें, कैसे बचना है? अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से इंसान अपने घर के अंदर अपने हाउस होल्ड को रन करने में सारी चीज़ों की अवेयरनेस रखता है कि हमारे घर में क्या सामान कम हो गया, इसी तरह से हमारी हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी। हम ये खुसूसी तौर से यानी नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि अपनी हेल्थ की अवेयरनेस कि मैं कोई नए सिम्टम्स हमको डेवलप हो रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी सांस फूलने लगे या आपको सीने पे भारीपन आने लगे, तो इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि इंसान अपने फिजिशियन से कुछ बेसिक टेस्ट्स कराए। उसके अंदर ब्लड प्रेशर का चेक कराना, रूटीन ब्लड के टेस्ट, अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक कराना और अपनी फास्टिंग शुगर चेक कराना कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं डेवलप हो रही, और फिर डॉक्टर की एडवाइस के एतबार से कम अपनी ईसीजी कराए। अगर आपके डॉक्टर से मशवरा लेंगे तो फिर वो आपके सिम्टम्स को एनालाइज करके फिर हार्ट के लिए कि हार्ट डिजीज़ है कि नहीं, आगे कुछ टेस्ट्स होते हैं जो बहुत आसान और सिंपल होते हैं और इजीली अवेलेबल है, जैसे कि ट्रेडमिल टेस्टिंग है और इकोकार्डियोग्राफी। तो ये डॉक्टर के मशवरे से ये कराना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, डायबिटिक, अभी जैसे डॉक्टर इरशाद साहब ने बताया कि डायबिटिक पेशेंट के लिए, कि हम जानना चाहेंगे ख़ासकर हमारे जो डायबिटिक पेशेंट इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ख़ासकर हार्ट से रिलेटेड? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम खुसूसी तौर से ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहली चीज़, डायबिटिक पेशेंट्स अपनी बीमारी को समझें, अपनी बीमारी के बारे में पढ़ें। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की वेबसाइट पे पेशेंट पेजेस होते हैं, ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं कि पेशेंट्स को उनकी बीमारी के बारे में बताना। जितनी इंसान को किसी चीज़ की नॉलेज होगी उतनी उसकी बेनिफिट वो उठाएगा। तो अपनी बीमारी को समझें। तो डायबिटिक्स को ये समझना ज़रूरी है कि उनकी शुगर कंट्रोल और उनकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये दो चीज़ें उनके लिए निहायत ज़रूरी है। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। यानी एक डायबिटीज़ के इलाज में दवाओं का सिर्फ 1/3 रोल है और एक्सरसाइज का 1/3 रोल है और डाइट का 1/3 रोल है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा लिखवा के ले आते हैं, तो ये 1/3 इलाज है। और एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो फिर ये 1/3 और ऐड हो जाता है। और डाइट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर मुकम्मल होता है। तो अक्सर व बेशतर हमारे मिजाज के अंदर ये है कि हम दवा लिखवा लेते हैं और हम सोचते हैं हमारा इलाज हो गया। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को रूटीनली, उनके लिए रूटीन चेकअप हार्ट की बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ में हार्ट की बीमारी साइलेंट होती है, न्यूरोपैथी की वजह से उनको अपनी पेन की परसेप्शन नहीं हो पाती। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को खुसूसी तौर से जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है उस टाइम एक हार्ट का असेसमेंट कराना चाहिए। और फिर अगर वो कोई सिम्टम फ्री हैं तो फिर उनके लिए है कि हर 3 साल या 5 साल पे एक बार कंप्लीट कार्डियक एग्जामिनेशन कराएं। और उनमें कोई भी सिम्टम्स आते हैं और कॉमनली वो ब्रेथलेसनेस के साथ प्रेजेंट करता है, तो उनको फिर फुल कार्डियक वर्कअप कराना चाहिए। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात बताई। ख़ासकर नाज़रीन, आप बहुत ध्यान से सुने और बहुत इन बातों पर अमल भी करें। तो डॉक्टर साहब, ख़ासकर हम ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों में भी क्या हार्ट डिजीज़ होने के ख़तरा ज़्यादा जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो इसके सिलसिले से भी ख़ासकर हमको बता दें। जी, बच्चों के अंदर भी यानी हार्ट डिजीज़ होती है और ये पूरा ही एक हमारा शोबा है हार्ट डिजीज़ के अंदर, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। और मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग अब काफ़ी स्प्रेड हो गई है और इको मशीन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से बच्चों के अंदर की जो हार्ट की डिजीज़ है इसकी डायग्नोसिस करना आसान हो गया। अवेयरनेस डॉक्टर्स के अंदर भी बढ़ रही है। जी, डॉक्टर्स के अंदर भी बच्चों की हार्ट डिजीज़ की अवेयरनेस बढ़ रही है। इसलिए
और बच्चों की हार्ट डिजीज़ की डायग्नोसिस बहुत आसान है, इको मशीन के ज़रिए से 100% डायग्नोस हो जाता है कि क्या बीमारी है। और जो बच्चों में सिम्टम्स होते हैं, या तो पैदाइश के वक्त कुछ बीमारियां हैं जो पकड़ में आ जाती हैं और डॉक्टर बता देते हैं कि हार्ट में होल है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं पैदाइश के वक्त, वो बाद में उनके अंदर जो सिम्टम्स हो सकते हैं कि बच्चा को ब्रेथलेसनेस हो खेलने कूदने पे, या फिर छोटा बच्चा है वो दूध पीते वक्त उसके पसीने चलने लगें, उसकी पसलियाँ चलने लगें, क्योंकि बच्चे की एक्सरसाइज ये होती है, वो दूध पीता है, ये उसकी एक एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस के बिल्कुल जो 6 महीने के छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये सिम्टम्स होते हैं कि जब बच्चा दूध पीता है तो उसको पसीना आने लगता है या उसकी पसलियाँ चलने लगती हैं। ऐसे केसेस में पेरेंट्स को चेक कराना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंदर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस की, बच्चा खेलता है तो उसको परेशानी होती है, या फिर बच्चा खेलते खेलते बैठ जाता है, या बच्चा नीला पड़ जाता है, तो ये सब हार्ट के डिजीज़ के साइंस होते हैं बच्चों में। डॉक्टर साहब, एक्चुअली जो एक सबसे अहम सवाल है वो ये है कि हार्ट फेलियर जो अमूमन एकदम से जो हार्ट फेल हो जाना, तो ये हार्ट फेलियर क्या है? जी, ये इसके बारे में यानी आपने बहुत अच्छा किया ये सवाल इंक्लूड किया। हम नाजरीन को बताना चाहेंगे कि हार्ट फेलियर एक बहुत उभरती हुई एपिडेमिक है। जैसे पिछले ज़मानों के अंदर मलेरिया का एपिडेमिक आता था, ऐसे ही इस वक्त दुनिया के अंदर हार्ट फेलियर का एपिडेमिक है। और हमारे ख़ुद कितने दोस्तों को हार्ट फेलियर डायग्नोस हुई, और इसकी इस ज़माने के अंदर यानी कई वजूहात हैं, और एक बड़ी वजह इसकी है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से, डाइटरी पैटर्न्स के चेंज होने की वजह से, और कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जब इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स के साथ उनका मिलाप हो जाता है तो हार्ट फेल हो जाता है। इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाएगी। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि अब मैं थक गया, या सांस फूलने लगी, या रात में खांसी आएगी। आप रात को सोएंगे तो आपको कफिंग होगी, या आपको उठ के बैठना पड़ेगा। तो ये सारे हार्ट फेलियर्स के सिम्टम्स होते हैं। इसमें तो काफ़ी ध्यान रखने वाला है, खासकर आपने, मैं भी डर गया हूँ। अक्सर ऐसा होता है, रात में खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अब फैमिली प्रॉब्लम्स भी है लोगों के साथ कि दर्द हो जाना एकदम से, यानी ये सारे सिम्टम्स में है कि आप फ़ौरन किसी डॉक्टर से राय लें, और सही डॉक्टर से राय लें। जी, मैं डराना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ अगर परसिस्टेंटली, यानी आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक ऐसे सिम्टम्स परसिस्ट हो रहे हैं कि आपने नोटिस किया कि आपको ब्रेथलेसनेस ज़्यादा हो रही है, यानी आप पहले 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स चढ़ सकते थे पर अब आप ब्रेथलेस हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर परसिस्टेंट हैं हफ्ते 10 दिन, तो इसमें चेकअप कराना ज़रूरी है। बहुत खूब डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप किसी ख़ास ग्रुप को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ख़ासकर मैं खुसूसी तौर से यानी जो मैसेज देना चाहूँगा वो यंग एज ग्रुप को देना चाहूँगा, क्योंकि ओल्ड एज ग्रुप को तो मैसेज ही मैसेज मिलते हैं और उनका तजुर्बा भी होता है। लेकिन यंग एज ग्रुप क्या होता है कि वो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियसनेस, अगर अभी इस टाइम उनको हेल्थ कॉन्शियसनेस डेवलप होगी तो ये उनके फ्यूचर में उनको हेल्प करेगा। तो जो नौजवान तबका है, वो जो भी 20 to 40 एज ग्रुप के लोग हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, इसको समझना, सीखना और अमल में लाना। बहुत खूब। टेक्नोलॉजी जो आज इतने उरूज पर है, और टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से आज देखा जाए तो पहले ज़माना था डॉक्टर साहब, ऐसे 1400-1500 साल पहले न जाने कितने हार्ट पेशेंट होते होंगे और बड़ी बड़ी बीमारियां होती होंगी, लेकिन वो तो जान भी नहीं पाते होंगे कि हम कैसे इलाज करें। लेकिन फिर भी उस टाइम का जो इलाज था वो अपने आप में बखूबी, उसकी भी एक तारीफ़ है, कमाल था। लेकिन आज तो उससे ज़्यादा कमाल है कि हमारे सामने टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं, उसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी कहाँ पे किस वक्त अपना घर बनाने जा रही है। तो हम खासकर आपसे चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक्चुअली में टेक्नोलॉजी है क्या चीज़। 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए करना कि हम अपने हेल्थ स्टेटस को चेक कर लें। इसके लिए आजकल मोबाइल बेस्ड ऐप्स आ गए हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक रेस्टिंग हार्ट रेट। इतनी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है कि इंसान की रेस्टिंग हार्ट रेट 60 to 70 के बीच में आ जाए। जी, एक हेल्दी बॉडी का ये साइन होता है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि
हमने कितनी एक्सरसाइज की, हमने क्या कैलोरीज ली, ये आज खुसूसी तौर से नौजवान तबके को तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ओबेसिटी का एपिडेमिक हो रहा है और जिस तरह से हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आईटी सेक्टर में और बहुत सारे सेक्टर्स में, और मैं कहूँगा कि इवन हमारे डॉक्टर्स की जॉब भी बहुत सेडेंटरी हो गई है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमने कितनी कैलोरी ली और कितनी कैलोरी बर्न की, इसका हिसाब रखना। सेकेंड चीज़ मैं बताना चाहूँगा नाजरीन को कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है और अब हमारे पास हार्ट डिजीज़ के इलाज के लिए बहुत डिवाइसेस आ गई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो पहले ऑपरेटिव करनी पड़ती थी अब वो परक्यूटेनियसली तारों के ज़रिए से हो जाती हैं, और हार्ट फेलियर की डिवाइसेस आ गई हैं और हार्ट की बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस डेवलप हो रही हैं जो कि आसानी के साथ यानी इंसान के जिस्म में लगाई जा सकती हैं, और आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स की खिदमत में और नुमाया रहेगी इंशाल्लाह। और कोशिश भी यही रहेगी कि आप लोग इसी तरीके से लोगों का इलाज करें और यकीनन जिसके सर पर भी हाथ रखे हों, जिसका भी इलाज करें वो शिफायाब हो। हमारी भी आपके साथ यही दुआ है। और आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, जो लेमैन है, आम आदमी है आज के ज़माने में, ख़ासकर उसको एक मैसेज दें, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए, ख़ासकर हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या करना होगा, ख़ासकर एक मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हेल्थ एजुकेशन जी, मतलब हर किसी आदमी को ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ से बीमारी हो रही है और क्या करना चाहिए। इग्नोरेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। ये डॉक्टर को भी प्रोवाइड करनी चाहिए या खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये बीमारियाँ हो जाती हैं, इसलिए परेशानी हो जाती हैं। तो एक आम आदमी को एटलीस्ट इतना बेसिक समझना चाहिए कि क्या चीज़ खाना है, किस चीज़ से सेहत ख़राब हो जाएगी, कैसे लाइफस्टाइल गुजारना है, इसकी बेसिक टिप्स हर जगह अवेलेबल है, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, हर पेपर में अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे गुजारा जाए, किस तरह से जो है सिम्टम्स अगर हो तो इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। मतलब हेल्थ नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। हमारा तो ये है कि लेमैन को इग्नोरेंट नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज गेन करनी चाहिए कि किस चीज़ से परेशानी बढ़ सकती है और किस चीज़ से बीमारी हो रही है। अगर उनके बात समझ में आ जाएगी तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जब इनको समझ में आ जाएगा किस चीज़ से हो रहा है और क्या करना चाहिए, तो एवरीवन विल बी गाइडेड, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ हर बार कोई बता रहा है, 2 मिनट के लिए याद रह गया फिर भूल गए, तो खुद इस चीज़ की कोशिश करे कि पढ़ ले या समझ ले अच्छे से कि किस चीज़ को करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो वो तभी जाके जो है ये हेल्थ डिजीज़ का, हार्ट डिजीज़ का बर्डन कम हो जाएगा। मेजर जो अटैक हो जाता है आजकल, उसके लिए हमें फ़र्स्ट एड, घर में अकेला है, कोई नहीं है, 2 लोग हैं, एक है इंसान अकेला, ख़ुद भी अगर है तो वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करे, ख़ासकर फ़र्स्ट एड बता दें हमारे नाज़रीन। मेजर हार्ट अटैक के अंदर खुसूसी बात ये होती है कि इंसान के सीने में तेज़ दर्द होता है। जब भी कोई तेज़ दर्द हो, हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है और सारे डॉक्टर्स इसकी हिदायत भी देते हैं कि सॉर्बिट्रेट की गोली को ज़बान के नीचे रखें और डिस्प्रिन की या इकोस्प्रिन की गोली मौजूद हो उसको ले लें और फिर 5 मिनट का इंतज़ार करें। अगर 5 मिनट के अंदर दर्द में आराम आ जाता है तो फ़ौरन घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर 5 मिनट के बाद भी दर्द चलता रहता है तो एक सॉर्बिट्रेट की गोली और रख लें, और 10 मिनट के अंदर अगर दर्द में आराम नहीं आता तो हॉस्पिटल जाना, जो नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल जहाँ कार्डियक ट्रीटमेंट हो सकता है, वहाँ जाकर ईसीजी कराना ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारा मैसेज है, वक्त पर आना, क्योंकि ये कार्डियोलॉजी का डिक्टम है कि टाइम इज़ हार्ट, तो वक्त पर हॉस्पिटल पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने तो अभी तक ये जो बात बताई, ये ख़ासकर हार्ट पेशेंट के लिए बताई कि जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए, अभी जो नहीं है हार्ट पेशेंट, उनके डायग्नोस के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? जी, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं हार्ट के जिनका फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन मेजर हार्ट अटैक के साथ होता है। उनको पहले कोई सिम्टम्स नहीं होते और फर्स्ट टाइम उनको जो सिम्टम होता है वो एज अ मेजर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो इसके जो साइंस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो बहुत सीवियर चेस्ट पेन और इसके साथ पसीना आना, घबराहट का होना या फेंटनेस की फीलिंग आना, तो ये सीवियर चेस्ट पेन जो होती है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी को सीवियर चेस्ट पेन शुरू हो जाए
और साथ में उनको पसीना आ जाए, स्पेशली फोरहेड पे स्वेटिंग आ जाए, ये फोरहेड की स्वेटिंग ये बहुत, या पेन आपका आर्म्स में जा रहा है रेडिएट होकर, तो ये सारे मेजर हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट डॉक्टर के पास बिल्कुल फ़ौरन जाना चाहिए, यानी वो बिल्कुल इसके अंदर ज़रा भी ताख़ीर करना मुनासिब नहीं है। बहुत तो नाज़रीन, आप थे फ़ज़ल करीम साहब और साथ में मौजूद हैं इरशाद अहमद साहब। आप दोनों ने ही बखूबी हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्ट डिजीज़ हैं, उसके बारे में ख़ासकर नाज़रीन को बताया और हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और आप भी इनके लिए, हमारे डॉक्टर साहब के लिए दुआ करें कि इसी तरीके से ये लोगों की खिदमत अंजाम देते रहें। और फिर बता दूं, एरा मेडिकल कॉलेज के आप दोनों डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने रहे और आपने मुसलसल हार्ट के सिलसिले से लोगों को एक सही राय दी कि क्या होना चाहिए, सही दवा और किस तरीके से डॉक्टर की एडवाइस के ज़रिए चलना चाहिए। तो फ़िलहाल अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। नाज़रीन, हसन आसिफ को इजाज़त दें और इंशाअल्लाह मैं फिर हाज़िर होता हूँ एक नए डॉक्टर के साथ, एक नए स्पेशलिस्ट के साथ, ताकि आप इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम देखें और होने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, बचते रहें, क्योंकि इंसान अगर बीमारियों से बचता रहेगा एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। लास्ट में कहना चाहूँगा, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। खुदा हाफिज़।